हेलो स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल पोर्शन में आपका पार्ट 2 है ऑन गॉसियस प्रॉब्लम्स। गॉसियस थ्योरम पे कुछ प्रॉब्लम है, देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ 15,000 इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस escape out of a closed surface and 5,000 field lines enter it, so calculate the charge by enclosed surface। और given है कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10 to the power minus 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब ये क्वेश्चन आपको ये इस प्रॉब्लम पे दिया है कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन के काउंटिंग के हिसाब से भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, दो चीज़ें दी हुई हैं, लाइंस तो दी हैं लेकिन दो तरह की लाइन दी हैं। एक एस्केप आउट होती है और 5,000 लाइंस एंटर करती हैं। तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा इससे। अब ये करें कैलकुलेट द चार्ज बाय इनक्लोज सरफेस, तो क्यू निकालना है। तो गॉस थ्योरम में दो चीज़ें तो मालूम हो गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है तो सिंपल है। तो देखते हैं इसको करके कैसे करते हैं इसको। तो देखिए पहले आप एक क्लोज्ड सरफेस बना लीजिए। जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है, क्लोज्ड है, ये स्फीयर है, ये इसकी शेडो पड़ रही है ताकि आपको स्फीयर के लुक लाइक दिखे। अब इसमें देखिए एस्केप हो रही है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से और इधर से, ऐसे एस्केप आउट कर रही। तो ये लाइनें कितनी है, एस्केप करने वाली लाइनें 15,000 लाइंस, इतनी लाइंस एस्केप आउट कर रही, बाहर की ओर जा रही। और एंटर कितनी कर रही है, इधर एंटर भी कर रही है। तो मान लीजिए इतनी लाइन एंटर करी, तो ये तो एस्केप वाली हो गई, ये एस्केप वाली हो गई, बाहर की साइड हो गई, ठीक। और एंटर कितनी कर रही है, 5,000 एंटर कर रही हैं। तो इसको जो है लाइंस आप बोल दीजिए, ये मान लीजिए ए लाइंस है, ये ए लाइंस है और ये बी लाइंस है। बी इंटरिंग लाइन है, ए आउटसाइड की लाइन है, ए डैश कर दीजिए, नहीं तो फिर ऐसा होगा एरिया, जब एरिया की खैर बात नहीं है, ए जो है ए डैश एस्केप आउट वाली है और बी डैश एंटर करने वाली है। तो इससे फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई ई की वैल्यू लाइंस के टर्म में क्या हो जाएगी, एंटर करने वाली। देखिए टोटल नंबर ऑफ ए डैश जो एस्केप आउट करती हैं जनरली वो पॉजिटिव ली जाती हैं, ज़्यादा है। मतलब अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें फ्लक्स कैसे पढ़ा, आउटगोइंग पढ़ा, तो ये एंटर करने वाली पॉजिटिव हो गई और इसमें से जितनी लाइन एंटर कर रही हैं वो निगेटिव हो जाएंगी। मतलब वैसे भी देख लीजिए, अगर एक एक आउटसाइड जा रही है तो उसको एक वैल्यू दे दी पॉजिटिव, और जो एंटर कर रही है उसको जस्ट निगेटिव वैल्यू दे दी। तो ये ए डैश माइनस बी डैश हो जाएगा। तो ये 15,000 लाइन्स है और ये 500 एंटर कर रही हैं, तो कितना हो जाएगी ये वैल्यू, 10,000 लाइन्स जो हो जाएंगी फ्लक्स लाइन्स। इसको फ्लक्स लाइन्स बोलेंगे कैलकुलेटेड वे में। अब आपको क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी दी है, 8.854 इंटू 10 to the power minus 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बाय गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन सिग्मा, कर लीजिए सिग्मा भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। तो इससे फार्मूला क्या एक्स आपका आ गया, सिग्मा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू हो जाएगा एप्सिलॉन फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए बस, और क्या करना, सिग्मा क्यू निकालना आपको। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000, फाई की वैल्यू 10,000 लाइन्स हो गई, और एप्सिलॉन का नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 इंटू 10 to the power minus 12। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो 8.854
इंटू 1 2 3 4, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 करीब आ जाएगा। देखिए 4 ऐड करिए तो 10⁻⁸, तो ये कूलम, इतना कूलम चार्ज आ जाएगा। तो यही कैलकुलेट करना था, तो ये कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से ये सब हो गया, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका बनाया इसलिए है कि ताकि आपको पता चल जाए कि क्या लाइंस के थ्रू भी कैलकुलेशन होते हैं। 15,000 आउटवर्ड है, 5,000 इनवर्ड है, तो एक को पॉजिटिव ले लीजिए, ज़्यादा वाले को पॉजिटिव ले लीजिए, मतलब डिफरेंस निकालना। आपको डिफरेंस आ गया 10,000 लाइन्स, और फिर उसके बाद सिंपली फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ थोड़ा लिख लीजिए, गॉस थ्योरम बाय गॉसियस थ्योरम। तो ये आसान है, मतलब हम फाई कैलकुलेट करते थे ई वेक्टर और डॉट ए वेक्टर से, तो अब क्या है चार्ज के टर्म में बिल्कुल आसान रहता है, तो ये फायदा है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल काफी ट्रिकी है, गॉसियन सरफेस आपको क्लियर हो जाएगी उससे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए सिलेंडर placed in a uniform electric field parallel to its own axis। फिर से सवाल पढ़ते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है, एसोसिएटेड विद ए सिलेंडर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड पैरेलल टू इट्स ओन एक्सिस। अब ये कह रहे हैं एक सिलेंडर है, जैसे ये पेन है तो सिलेंडर है, तो इसका एक्सिस कैसा होगा, वो बीच में से लाइन जाएगी सेंटर में एक्सिस में, तो वो जो है वो पैरेलल है किसके, एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल है, जो कि यूनिफॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिगर ड्रा करते हैं तो फटाफट क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए ये कह रहे हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे, ये देखिए ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई है, ये 3 लाइनें बताते हैं कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक ही पैटर्न का है और पैरेलल है, सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके बीच में क्या है, एक सिलेंडर है जिसका एक्सिस जो है वो पैरेलल टू ई है। तो देखिए अगर ई ऐसे है और सिलेंडर मान लीजिए इसके पैरेलल एक्सिस पहले सिलेंडर का बना लीजिए, इसके पैरेलल हो जाएगा। अब इसी में सिलेंडर की फिगर बना दीजिए, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, तो ये सिलेंडर हो गया। अब ये सिलेंडर ये कैसे जाएगा, ये यहाँ से लाइन जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ से निकल जाएगी। तो ये एक्सिस इसका क्या है, एक्सिस ये वाला है, तो इसका एक्सिस ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो ये सिलेंडर का एक्सिस है और ई के पैरेलल है। तो ये कंडीशन, अब यही फिगर हम यहाँ बना रहे हैं बड़ा बड़ा। तो अब क्या करा, यहाँ पर एक सिलेंडर डॉटेड लाइन से बनाएंगे, गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन से शो करी जाती है, और ऐसे बना दिया, एक्सिस ये बीच में जाएगा, इतनी दूरी ये सेम हो जाएगी, दूरी सेम लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सिस जो है तो वैसे ही होगा, सिलेंडर के सेंटर में होएगा। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे करके यहाँ डॉटेड ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पर जो है दिखाने के लिए ये ऐसे एक्सिस तो है, लेकिन ये ऐसे जा रही है, ये ई जा रही है, ये यहाँ ई की डायरेक्शन ऐसे है, कैसे, सॉरी, ये ई की डायरेक्शन इधर की ओर है, ई की डायरेक्शन इनसाइड जा रही, और यहाँ पर कैसे जा रही है, यहाँ पर इसको मिटा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये लाइन ऐसे जाई, ऐसे गई और यहाँ से निकलेगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा गड़बड़, कोई बात नहीं। यहाँ पर इसका केंद्र है, तो यहाँ से ऐसे जा रही है, तो यहाँ देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ई आउटवर्ड है, यहाँ कैसी है, इनवर्ड है, इनवर्ड है, और यहाँ क्या है, आउटवर्ड है। किसकी इनवर्ड है, ई इनवर्ड है, यहाँ आउटवर्ड है, यहाँ आउटवर्ड है। अब इसमें खास बात क्या है, ये एक्सिस है बेलन का एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, और ई पैरेलल किसके है,
ई पैरेलल है सिलेंडर के एक्सिस के, सिलेंडर एक्सिस सिलेंडर के पैरेलल है। ये खास बात है जो दी हुई है, इसी से फिगर बनता है, इसी से फिगर बनाया। तो अब इसमें खास बात क्या है, देखिए ई इधर ऐसे है, इधर ऐसे है और इधर कैसे है। अब देखिए ये दोनों तो पता चल गया, आउटवर्ड इनवर्ड पता चल गया, आपको इजीली पता चल गया। लेकिन अब ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस, इसके बेलन के चारों तरफ कर्व सरफेस है। तो हमारा क्लोज फिगर तो सिलेंडर है, तो हमने ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये कर्व एरिया जो है उसका भी हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा एरिया ले लीजिए, जैसे हमेशा लेते हैं। अब इधर जो है एक छोटा सा एरिया ले लिया, जो कि अब दिखाया तो ऐसे है, लेकिन इसका मतलब ये है सिलेंडर की कर्व एरिया पे ये स्फेरिकल टाइप का क्लोज्ड एरिया है। तो अब देखिए क्या हो गया, ये ई इस पॉइंट पे ई इधर है, ई किधर है, इसके अलोंग है, और लेकिन एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर चला गया। तो एरिया वेक्टर इधर ऐसे है और इधर ऐसे है। तो ये थीटा एंगल इन दोनों ए के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको थीटा 3 बोल लीजिए। अभी क्लियर हो जाएगा थीटा 3 क्यों बोलना है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ये कर्व एरिया छोटा से लिया है, तो इस एरिया से पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इधर का एरिया क्या होगा, इधर भी छोटा सा एरिया ले लीजिए। तो इधर ये एरिया जो है इसका वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसका वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक, ए और एरिया वेक्टर इधर कितना होगा, देखिए इसका 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। ए वेक्टर ऐसे जा रहा है इधर और ई इधर ऐसे जा रहा है, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इधर आइए, तो इधर ई वेक्टर ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर कैसे जा रहा है, ऐसे। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, देखिए एरिया वेक्टर इधर होएगा, साफ साफ दिख रहा है, ये और इनवर्ड है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ थीटा 2, इसको थीटा 2 कहेंगे, 0। ठीक है, एरिया वेक्टर देखिए कैसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, सॉरी ये तो एरिया वेक्टर है, डीएस कह लेते हैं। देखिए ऐसे कहते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको डीएस बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। डीएस इधर है और ठीक है, ए से भी समझा सकते हैं, डीएस से यहाँ थोड़ा गिचड़ पिचड़ हो गया। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है कि ई जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऐसे शो करेंगे। ठीक, तो ये देखिए इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, अगर ये ई इधर जा रहा है तो कितना एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 डायरेक्शन हो गई। तो अब समझ में आया। तो तीन छोटे छोटे सरफेस से हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। हमको पूरे ये जो क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सिलेंडर है, इसका पूरे का कैलकुलेट करना फ्लक्स। तो हमें पहले इसका कैलकुलेट करना, फिर इसका कैलकुलेट करना, फिर कर्व्ड एरिया का कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए क्या है, अब इसको हम मान लेते हैं P सरफेस और इसको मान लेते हैं Q सरफेस। ठीक, इसको Q सरफेस कह देते हैं और ये जो कर्व्ड एरिया है इसको R सरफेस कह देते हैं। ये तो P दैट इज P सरफेस, P सरफेस के लिए 5P कितना हो जाएगा, 5P कैलकुलेट करिए इस सरफेस के लिए, ये सरफेस के लिए। तो इसको फिगर से तो समझ लिया, डीएस छोटा सा लिया ऐसे, लेकिन हमको फार्मूले तो हम पढ़ चुके हैं, तो तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर लिख लीजिए। अब डीएस फॉर्म में हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सिंपल है। तो मान लीजिए तो ये ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या है, थीटा 1 इक्वल टू 0 है, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1 हो जाएगी। ये कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये ई इंटू ई यूनिफॉर्म है। एरिया वेक्टर तो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है। यहाँ एरिया ए नहीं लिखी, यहाँ डीएस लिखी,
ds लिख लीजिए तो वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दोनों एरिया सेम है, लेकिन ए एरिया इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका एरिया ए नहीं है। क्यों? ये तो कर्ड एरिया है, तो इसका एरिया सी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ए नहीं होगा। इसका एरिया ए है, इसका इधर ए लिख दे रहे हैं। तो फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए ये और ये डिस्क दोनों सेम एरिया की हैं, तो इन दोनों को ए बोल सकते हैं, इसको भी ए बोल सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड भी ए है। डायरेक्शन डिफर है, यहाँ जीरो वैल्यू बना, जीरो एंगल बना रहा है, यहाँ 180 में बना रहा। तो 5p सरफेस, इस p सरफेस का एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? θ1 0 है, तो कितनी वैल्यू हो गई? E इंटू ए। अब Q सरफेस ना, Q सरफेस के लिए क्या होगा? फाई क्यू कितना होगा? E डॉट ए वेक्टर। तो E डॉट वेक्टर तो क्या हो जाएगा? EA cos θ2। अब यहाँ θ2 लग जाएगा क्योंकि θ2 हमने लिखा है और इसकी डायरेक्शन चेंज है, तो वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन थीटा की वैल्यू कितने हो गई? θ2 की वैल्यू हो गई 180। तो cos 180 बराबर क्या होता है? -1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -E इंटू ए आ जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब हमारे कर्व्ड सरफेस, तो फॉर कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस सिलेंडर की कौन सी है? ये आर सरफेस है, आर को कर्व्ड सरफेस बोला है। तो इसमें छोटा पार्ट लेंगे तो डी फाई कैलकुलेट करेंगे। डी फाई ई कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस ई और डॉट डी एस वेक्टर। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा? इंटीग्रेशन होल सरफेस, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा E इंटू डी एस कॉस θ3। इसको θ3 बोला, इन दोनों ds और E वेक्टर के बीच में θ3 है। θ3 की वैल्यू क्या है? 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होती है, मालूम है। तो अब इसको वैल्यू जो चाहे इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन की कुछ भी आए, θ3 की वैल्यू 0, तो पूरे एरिया का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। पूरी वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। तो ये फाई की वैल्यू, ये फाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन जब यहाँ करा है तो यहाँ भी होना चाहिए, सॉरी अधूरा लिख दिया। ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला ऐसे है, कैसे? फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन होल सरफेस ई डॉट डी एस। तो फाई ई की वैल्यू इतने के बराबर हो गई, तो कॉस थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 नहीं हो जाएगा। चलिए ऐसे कर लेते, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लेते। देखिए अभी ऐसे करा, इसको अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? E cos θ3 और इंटीग्रेशन S ds। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, हम कहते हैं कुछ भी हो, 5, 2, 3, 10 कुछ हो, लेकिन cos थीटा तो 0 कर देगा ना इसको। तो ये 0 आ गई वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगी। तो फाई आर, इसको फाई आर बोल दीजिए। फाई ई है, लेकिन फाई ई इक्वल टू फाई आर हो जाएगा। फाई ई क्लोज सरफेस एरिया का आर है, तो ये 0 हो गया। तो अब देखिए क्या क्या निकाला हमने? ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला। तो अब देखिए सारा पूरा गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल है, पूरा फ्लक्स कैलकुलेट हो गया। अब इसका नेट जोड़ लीजिए, सारे का प्लस कर लीजिए। तो नाउ टोटल फ्लक्स फॉर द गॉसियन सिलेंडर
फाई ई, अब फाई ई लिख दिया, क्या हो जाएगा यहाँ फाई ई, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये क्योंकि फाई आर है, सिर्फ फाई आर है, इसको यहाँ आर लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो रहे हैं। फाई आर होएगा, इधर भी फाई आर कर लीजिए, डी फाई आर होएगा, ठीक है, जहाँ होगा आर ही आर होएगा, क्योंकि हम कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर आर ले रहे हैं, सिलेंडर की सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए ले रहे हैं। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ए फाई पी प्लस फाई क्यू, पी है और क्यू है, फाई क्यू और प्लस फाई आर। तो ये तीनों हो गए। फिर से एक बार सिलेंडर बना के देख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये पी एरिया है, ये क्यू एरिया है, और ये जो सरफेस है इसे यहाँ जो कर्व्ड सरफेस है वो आर है। तो इसका फाई नोटेट कर लिया, इसका नोटेट कर लिया, इसका नोटेट कर लिया, और दोनों तीनों को जोड़ दिया। तो ये क्या है, फाई पी कितना निकला, ई ए, और फाई क्यू कितना निकला, माइनस ई ए, और ये इसकी वैल्यू कितनी निकली, 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। आई होप